तो हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स में 2011 से लेकर 2022 तक। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स देख लिए हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कवर कर लिया, पार्लियामेंट कवर कर लिया, है ना। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम कवर करेंगे अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, एंड देन उसके बाद हम कवर करेंगे लोकल गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत की बात करेंगे। सो सेलिएंट फीचर से टोटल हमारे पास देखने को मिलता है हर साल लगभग एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है यार, है ना। हर साल एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, कभी कभी चार चार क्वेश्चन भी आए हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आए थे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, अगर किसी भी एरिया को फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हम ले आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, तो अगर फिफ्थ शेड्यूल के अंदर किसी भी एरिया को ले आते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। जो फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल है भाई, वो किसके साथ रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू द ट्राइबल एरियाज। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल टू द नॉन ट्राइबल पीपल, बिल्कुल सही बात है यार। यहाँ पे जो है, जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमारे पास ट्राइबल लैंड का जो ट्रांसफ़र है वो रेगुलेटेड है ना, वो रेगुलेटेड है या फिर प्रोहिबिट है, रेस्ट्रिक्टेड है या फिर प्रोहिबिटेड है ना। क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्नेंट बॉडी इन दिस एरिया, नो। वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू एन यूनियन टेरिटरी, ये भी गलत है यार। हैव स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके, 2013 में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया था इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ये होगा ही होगा, प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है। मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है यार। यहाँ पे जो कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के भी मेंबर्स होते हैं। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या मिनिस्टर्स तब तक होल्ड करेंगे ऑफिस जब तक वो पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं, बिल्कुल सही है। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, और हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, नो, इट इज हेडेड बाय द it is headed by the prime minister, but prime minister is not the head of the state, okay, head of the government है prime minister, head of the state तो कौन है, president है। छोटी चीज़ों पे घुमाया जाता है यार। कट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफिक्शन। 2014 में क्वेश्चन आया था, हमारे पास पूछा गया है ना, हमारे पास क्या पूछा गया है, इनमें से कौन से स्केड्यूल जो है वो एंटी डिफिक्शन के बारे में डील करता है। तो बच्चे को पता है यार, एंटी डिफिक्शन के बारे में हमारे पास 10th शेड्यूल है ना। और ये जो 10th शेड्यूल था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 52nd, ठीक है। तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, तो 10th शेड्यूल कैसे बनता है, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ओके। और एक और चीज़ है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है, इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इसका भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ये हमारे पास IR क्योटो हॉलन केस जो था, है ना, उस केस में हमारे पास ये बताया गया था इन 1992 की, नाउ द ऑर्डर ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वेदर दिस एंटी डिफिक्शन लॉ, है ना, कि ये होगा कि नहीं होगा, वो हमारे पास इट इज़ नाउ सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू, पहले नहीं था जो ओरिजिनल लॉ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रोविजंस ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, देखो भाई दूसरा क्वेश्चन है जो कि 5th and 6th शेड्यूल के साथ डील करता है, तो जितना इंपॉर्टेंट आपको ये समझ आना चाहिए कि 5th and 6th शेड्यूल इज हाउ मच इंपॉर्टेंट। 2015 में क्वेश्चन आया था। जो 5th and 6th शेड्यूल है वो ट्राइबल्स की बात करता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स ना। शेड्यूल ट्राइब्स के यहाँ पे हमारे पास क्या करता है यार, उनके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो याद रखना 5th शेड्यूल के अंदर कौन कौन आता है वो सब छोड़ो, लेकिन 6th शेड्यूल के अंदर बहुत सारी, है ना, मतलब जो बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना, जो कि 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं, बट 6th शेड्यूल के अंदर हमारे पास कौन से स्टेट्स आते हैं, AMTM,
असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं? ये 6 शेड्यूल स्टेट्स के अंदर आते हैं, है ना। तो एक और चीज़ है कि स्केड्यूल एरियाज किसको बोलते हैं, याद रखना, स्केड्यूल एरियाज। तो स्केड्यूल एरियाज के बारे में जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 244 में बताया गया है। एंड स्केड्यूल एरियाज जो है वो 5th शेड्यूल एरियाज होते हैं। एंड 6th शेड्यूल के अंदर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है ऑफ मिजोरम, मणिपुर, सॉरी मणिपुर नहीं है यार, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा एंड मिजोरम है, 4 ट्राइबल स्टेट। मणिपुर नहीं है, याद रखना, गलती हो जाती है लोग से, कंफ्यूज किया जाएगा इस चीज़ों पे। एंड देखो 2017 में क्वेश्चन आया था, राइट टू वोट जो है वो क्या है, राइट टू वोट जो है वो क्या है, ये हमसे पूछा गया था। तो याद रखना भाई, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझ आनी चाहिए कि राइट टू वोट, लोग सोचेंगे कि यार ये एक लीगल राइट है, बट ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बिकॉज राइट टू वोट जो होता है ना, वो हमारे पास आर्टिकल 326 जो है वो बोलता है कि हर इंडिविजुअल जो कि 18 साल से ऊपर है कैन वोट। सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज इट इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लोग बोलेंगे कि यार ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो बच्चे बच्चे को पता होगा, बट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन में लोग गलती कर जाते हैं। तो यूपीएससी ने क्या माना है वो नहीं देखना अपने को, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक लीगल राइट है, बट हम बोल देंगे नहीं, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज इट इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 326 that every individual above 18 can vote। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात हुई ही है ना, हमारे पास की वोटिंग एज की, तो जो वो पहले ये 21 साल था, 21 साल से 18 साल कौन से अमेंडमेंट से कर दिया गया, जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 2-1 है ना, तो यहाँ पे 6-1 हो जाएगा, 8 में 2 माइनस करो 6 हो जाएगा। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारे पास क्या किया गया था, लोअर किया गया था ये एज को 21 से लेके 18 तक। क्वेश्चन नंबर 14 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हमको बात करनी है प्रिंसिपल की, जो कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलता है। 2017 में क्वेश्चन आया था भाई, यहाँ भी वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिंसिपल की बात की जा रही है, तो एक तरह से ये रिपीटेड ही तो है। 2013 में भी आया था ये क्वेश्चन यार, फिर 2017 में भी आया है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि भाई क्वेश्चन जो है एक प्रकार से ट्रेंड फॉलो करती है यूपीएससी, जो कि रिपीट होते हैं। तो क्या है भाई, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है, एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल। ये गलत है यार। द मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज कैबिनेट फॉर्म में क्या किया जाता है, ऐसा लगेगा बट इट इज़ इनकरेक्ट। बिकॉज सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि यहाँ पे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर की जाती है। द मैकेनिज्म ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। देखो यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे पूरे के पूरे जो मेंबर्स हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, है ना। ये है मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मैक्सिमम लोग टिक भी करेंगे, मैक्सिमम लोग मतलब ये सही करेंगे, बट कुछ लोग ये भी टिक करेंगे बी वाला, है ना। बट ये थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, ज़्यादा करेक्ट क्या हो जाएगा, सी, अ मैकेनिज्म फॉर पार्लियामेंट्री और मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, a device strengthening the hands of the head of the government whose hold over the people in a state of decline। ये भी गलत है यार। क्वेश्चन 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। हमसे पूछा गया है 2017 के अंदर कि इंडियन फेडरलिज्म का फीचर कौन सा नहीं है ना। तो फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना। यूनिटरी प्रोविजंस कौन कौन से थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड फेडरल प्रोविजंस कौन कौन से थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो है वो एक फेडरल फीचर है क्या, बिल्कुल सही बात है। पावर हैज़ बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, वो भी एक फेडरल फीचर है। फेडरेटिंग यूनिट हैव गिवन इक्वल और अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, जो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है राज्यसभा के अंदर, भाई राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन तो है, तो फेडरलिज्म का पार्ट है। एंड
इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमॉन्ग द फेडरेटिंग यूनिट। क्या हमारे यहाँ जो इंडियन फेडरलिज्म है, क्या हमारे यहाँ एक एग्रीमेंट हुआ था भाई, सब आपस में मिलकर यूएस में हुआ था कि जो 13 यूएस के स्टेट्स वापस मिल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। क्या इंडिया के अंदर ऐसा हुआ था? नहीं भाई, ये इट इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। So this is incorrect regarding the Indian federalism। तो कुछ फेडरल फीचर्स की अगर हम बात करें, रिवाइज कर लेते हैं भाई फेडरल फीचर्स में। तो टू गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का फॉर्म है। टू गवर्नमेंट जो है फेडरलिज्म का इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डिवीज़न ऑफ पावर देखने को मिलता है भाई हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है ना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी देखने को मिलता है। बाई कैमरलिज्म होगा। बाई कैमरलिज्म मतलब 2 चेम्बर्स देखने को मिलते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। बाई कैमरलिज्म को मत भूलना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज। देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, हमको पूछा गया है यहाँ पे मेन एडवांटेज के बारे में। ये क्वेश्चन कब आया था यार? ये क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर। 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। द एग्जीक्यूटिव रिमेन रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये बिल्कुल सही है यार, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो रेस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर। ये मेन इसका क्या है? एडवांटेज है। तो ये ऐसी क्वेश्चन है जो आपके हमेशा पॉइंटर्स की फॉर्म में याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। देखो भाई ये भी PYQ रिपीटेड है, एक प्रकार के क्वेश्चन ही बार बार आ रहे हैं। आपको समझ आ रहा होगा कि बिकॉज हमने जो क्वेश्चन देखा था यहाँ पे शेड्यूल एरिया वाला है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2022 में देखो क्वेश्चन जो आया था है ना, ये 2017 में भी आया था। कौन सा ईयर में आया था ये क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन ही तो है, ट्राइबल लैंड वाला। ये भी 5th शेड्यूल के साथ बात कर रहा है। एंड ये 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो भी हमारे पास ट्राइबल लैंड्स की बात कर रहा है। 2019 का जो क्वेश्चन है वो भी रिपीटेड टाइप का है। तो आपको समझना है, जो ट्रेंड मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ यूपीएससी जो पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है तो एक ट्रेंड फॉलो करती है। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल पीपल और टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। तो 5th शेड्यूल के अंदर यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 18 है द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। 2019 में आया था। यहाँ पे हमको बात करनी है 9th शेड्यूल की, ठीक है, 9th शेड्यूल की बात करनी है। और ये कब आया था भाई? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। एंड जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो कब आया था? 1951 में आया था। और उस समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। ये 1947 से लेकर 1964 तक प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि 2020 में आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ये स्टेटमेंट सही है यार कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि मेरे स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म आता है, सेक्युलरिज्म आता है, फंडामेंटल राइट्स आता है, डेमोक्रेसी आता है। ये गलत है यार, कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिफाइन नहीं करता, हम बोलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला कि देखो भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि केशवानंद भारती केस में बोला एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद नहीं बोलती, हमने बोला कि हाँ भाई जैसे फेडरलिज्म एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सेक्युलरिज्म इसका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन इटसेल्फ, है ना, हम डिफाइन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन किया उसको। The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizen liberty and to preserve the ideals on which Constitution is based on। तो जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ना यार, कि ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। हाँ, ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है? नहीं है भाई, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। बिकॉज आर्टिकल 13 जो है, हाँ, एक प्रकार से वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, वो पावर देता है जुडिशियल रिव्यू का, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू देता है। बट ये जो टर्म है जुडिशियल रिव्यू वाला, ये कहीं भी मेंशन नहीं है यार पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो करेक्ट हमसे पूछा है यार, यहाँ पे करेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 20 है, 2021 में आया था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज अ फेडरल इन कैरेक्टर। देखो भाई फेडरल कैरेक्टर भी यहाँ पे पीवाई की, देखो बार बार यूपीएससी ने पूछा है कि कौन कौन से फेडरल कैरेक्टर है, कौन कौन से यूनिटरी कैरेक्टर। देखो भाई 2017 में 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी फेडरल फीचर के बारे में पूछ रहा है हमसे। एंड उसी प्रकार का 2020 में ये क्वेश्चन था, वो भी हमको फेडरल कैरेक्टर के बारे में कौन सी चीजें हैं ये हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फेडरल इन नेचर है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, बिल्कुल सही बात है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पार्ट ऑफ द फेडरल फीचर है ना। और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो गया है ना, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और एक क्या था, एक और कॉन्स्टिट्यूशन था है ना, आर से क्या है भाई, एक और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था आर से, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों किसके पार्ट हैं यार, हमारे पास फेडरल कैरेक्टर के पार्ट हैं। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, नो। यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द रीजनल पार्टी, ये हमारे पास फेडरल नेचर को नहीं बता रहा है। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, ना। तो सबसे पहले तो हमारे पास समझना चाहिए जो इंडिपेंडेंस जुडिशियरी है ना, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर हो गया है ना, डिवीजन ऑफ पावर हो गया, और बाई कैमरलिज्म हो गया। याद रखना बाई कैमरलिज्म इज द पार्ट ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरल कैरेक्टर। बाई कैमरलिज्म भूल जाते हैं लोग, गलती हो जाता है, ठीक है ना। बाई कैमरल मतलब दो चेंबर्स, टू चेंबर्स ऑफ द हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये किसके पार्ट है, फेडरल कैरेक्टर के पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा कवर होता है भाई जो सिलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2011 से लेके 2022 तक पॉलिटी के प्रीलिम्स में।